दोस्तों, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। आपका स्वागत है, अभिनंदन है यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हाजिर हूं, आपका दोस्त संतोष कुमार शर्मा। दोस्तों, ये चैनल आपके लिए है। हमें पूरा यकीन है कि आप रेलवे भर्ती बोर्ड की तैयारी में जी जान से लगे हुए हैं। ये प्लेटफॉर्म स्पेशली रेलवे भर्ती बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए है। रेलवे भर्ती बोर्ड सहायक लोको पायलट, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आरपीएफएसआई, इन तमाम परीक्षाओं की घोषणा कर चुका है। दोस्तों, आने वाले साल में यानी कि सन 2024-2025 के दौरान आपको ये सारी वैकेंसीज मिलेंगी। और जो असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की भर्ती है उसके लिए तो आवेदन भी आप लोग कर रहे हैं, कुछ लोग कर चुके हैं। दोस्तों, इस कड़ी में आज आपके लिए भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है चुंबकत्व। उसको लेकर के मैं हाजिर हूं। चुंबकत्व क्या है, इस पे बातचीत कर लेते हैं। बड़ा ही रोचक, इंटरेस्टिंग, मजेदार सा टॉपिक है चुंबकत्व। चुंबक आप लोगों ने देखे होंगे दोस्तों, कैसा होता है चुंबक बचपन में और बड़े होने के बाद भी। जो चुंबक है बच्चों, वो आपको हमेशा आकर्षित करता है। आपको आकर्षित करता है मतलब आप उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, है ना। कहीं चुंबक मिल जाता था किसी बच्चे को, जब आप कक्षा 3 में, 4 में, 5 में या हाई स्कूल में पढ़ते थे, कहीं किसी स्टूडेंट के, आपके किसी दोस्त के बैग में कहीं चुंबक हो, तो लोग कितना कुतूहल से, कितना खुशी से पूरी क्लास उसको छूने की कोशिश करती थी, देखने की कोशिश करती थी, है ना। चुंबक क्या होता है, इस पे बातचीत कर लेते हैं थोड़ी देर, फिर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। दोस्तों, यूरोप में मैग्नीसिया नाम की एक पहाड़ी है। बहुत पहले की बात है ये, सन 1 या 2 या 100 के आसपास, मतलब आज से 2000 साल पहले की बात हो रही है करीब करीब, जब भगवान जीसस क्राइस्ट मौजूद थे दुनिया में, उस जमाने की बात। तो यूरोप में मैग्नीसिया नाम की पहाड़ी होती थी बच्चों, और आज भी वो पहाड़ी है। वहां पे ग्रे कलर के, भूरे रंग के, काले रंग के कुछ पत्थर पाए जाते थे। तो जो बच्चे या जो आदमी वहां पे जानवरों को चराने के लिए लेकर जाते थे, वो पत्थर उठा लेते थे। एक पत्थर को दूसरे पत्थर से करीब लाने पे वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते थे बच्चों। और कई बार ऐसा होता था कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी करते थे, तो उनको बड़ा मजा आता था। घर ले आए और बड़े बूढ़ों को दिखाया, दादा दादी को दिखाया, माँ पापा को दिखाया। लोगों ने कहा कि इस पत्थर में जादू है। जब हमारी समझदारी की सीमा खत्म होती है बच्चों, तब अंधविश्वास की सीमा शुरू होती है ना। जहां पे विज्ञान समाप्त होता है, वहां से अंधविश्वास शुरू हो जाता है। तो उस पत्थर को लोगों ने कहा जादुई पत्थर, मैजिकल स्टोन। उसको घर में रख दिया गया, पूजा स्थल पे रख दिया गया, उसकी पूजा होने लगी। और ये पूजा करीब 1500 बरस तक होती रही, मतलब 1500 साल तक पूजा होती रही। और किसी वैज्ञानिक ने उस पर ध्यान नहीं दिया या ध्यान नहीं गया। 15वीं 16वीं शताब्दी में दोस्तों, लोगों ने जब ये औद्योगिक क्रांति और विज्ञान की क्रांति ने दुनिया में अपना धूम मचाना शुरू किया, तो इस पर लोगों की नजर गई। और ये जो पत्थर थे, लोगों ने कहा कि ये जादुई पत्थर नहीं है, ये चुंबक है, मैग्नेट है। और मैग्नेट के बारे में तमाम प्रकार के शोध, रिसर्च शुरू हो गए। उन रिसर्च के बाद जो बात निकल के सामने आई बच्चों, वो बात ये आई, देखिए, कि ये आपके पास क्या है, पत्थर है। कैसा पत्थर है बच्चों,
जिसको हम लोग जादुई पत्थर कह रहे थे। तो जो जादुई पत्थर है बच्चों, उस जादुई पत्थर में गौर से देखिएगा, ये क्यूबॉइड का शेप हमने बना दिया। किसका शेप बना दिया? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मतलब होता है घनाभ। इसको कहा गया कि ये नॉर्थ पोल है बच्चों, और इसको कहा गया साउथ पोल है। क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि जब इसको धागे से बांध करके, ऐसे धागे से बांधा गया जिसमें ऐंठन ना हो, ठीक है ना, लटकाया गया, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया, तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। जो दिशा इसकी उत्तर की ओर जाकर के टिकती है उसको नॉर्थ पोल, और जो दक्षिण की ओर जाकर टिके उसको साउथ पोल कहा गया। और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल के नाम से फेमस हुआ बच्चों। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो ये मैग्नेट आप देख पा रहे हैं, ये मैग्नेट बच्चों ध्यान से देखिएगा, कभी भी अगर बीच से इसको तोड़ दिया जाए ऐसे, तो ये स्वतंत्र चुंबक बन जाएगा, ये भी स्वतंत्र चुंबक बन जाएगा। इसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल उपस्थित होंगे, इसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल उपस्थित होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चुंबक सिंगल पोल का हो या इकलौते पोल का हो। आप सरसों के दाने के बराबर या उससे भी छोटा अणु के बराबर चुंबक ले लें, उसमें भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों पाए जाएंगे। अकेले पोल का चुंबक नहीं होता है। एक बात, इसको धागे से लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। दूसरी बात, अगर बच्चों इसको आप किसी चार्ट पेपर पे, चार्ट पेपर समझते हैं, ड्राइंग शीट सफेद रंग की ले लीजिए, उस पे एक चुंबक को रख दीजिए, तो यहां से बच्चों ऐसे ऐसे ये चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं जो दिखाई नहीं देती, मगर इनका अस्तित्व होता है, एग्जिस्ट करती हैं ये, ठीक है। ये जो चुंबकीय बल रेखाएं आप देख रहे हैं, ये उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। इनको चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। इनमें ये एरो लगा दिया हमने, तीर का निशान लगा दिया हमने, ठीक है। जहां पे ये सघन है वहां पे चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, और जहां पे ये दूर दूर हैं, विरल हैं, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है। यह बात याद रखिएगा। और यह चुंबकीय बल रेखाएं इसके भीतर से भी पास होंगी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या निकला बच्चों कि ये चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती हैं। और चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा बंद वक्र होती हैं, क्लोज्ड कर्व होती हैं, ये ओपन नहीं होती, कहीं भी टूटा हुआ कर्व कभी नहीं होती हैं, ये हमेशा बंद वक्र होती हैं। इतनी बातें याद रखनी है आपको चुंबक के बारे में। दोस्तों, चुंबक का हमारे आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल है। चुंबक आमतौर पे आजकल दो प्रकार के चुंबक कैटेगराइज किए जाते हैं बच्चों। एक होता है परमानेंट और दूसरा होता है टेम्पोरेरी। जो परमानेंट होता है उसको हिंदी में स्थायी कहते हैं, और जो टेम्पोरेरी है उसका क्या कहेंगे? अस्थायी, है ना। तो जो परमानेंट चुंबक होता है ये वही है जो प्रकृति में पाया गया है, प्राकृतिक है। और दूसरा जो हम लोग बनाते हैं आर्टिफिशियल, यानी कि कृत्रिम। तो प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक, ये दो प्रकार हो गए चुंबकों के। और जो कृत्रिम चुंबक हैं बच्चों, जो आदमी बना रहा है, लेबोरेटरी में बनाया जा रहा है, उसमें भी स्थायी और अस्थायी दो प्रकार होते हैं, परमानेंट और टेम्पोरेरी। परमानेंट चुंबक वो होते हैं बच्चों जिनमें चुंबकत्व का गुण सदैव बना रहे, और टेम्पोरेरी वो होता है जिसमें चुंबकत्व का गुण कुछ समय के लिए होगा और उसके बाद वह स्वतः समाप्त हो जाता है। यह कहलाता है टेम्पोरेरी या अस्थायी चुंबकत्व। दूसरी बात, कृत्रिम चुंबक कैसे होता है बच्चों? गौर से देखिएगा। जो कृत्रिम चुंबक होते हैं बच्चों, मान लिया जाए लोहे का एक आप इस प्रकार का क्यूबॉइड ले लीजिए। कैसा क्यूबॉइड ले लें बच्चों? इस तरीके से देखिए, ये ऐसा,
और इसके ऊपर आप क्या करिएगा, ये तार लपेट दीजिए, ऐसे लपेट दिया तार आपने। अब इस तार में विद्युत धारा भेजी जाए, इलेक्ट्रिक करंट को जाने दिया जाए। तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे बच्चों, तो ये एक चुंबक की तरह का व्यवहार करेगा, है ना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है, वैद्युत चुंबक कहलाता है, बड़ा शक्तिशाली होता है। चुंबक का रोल हमारे जीवन में जैसे जनरेटर में होता है बच्चों, मोटर में होता है, ठीक है ना। और स्पीकर होते हैं, जो एम्पलीफायर्स देखे आप लोगों ने, जो शादी में और दुर्गा पूजा के मेले में बजाए जाते हैं, बहुत तेज ध्वनि करते हैं, वहां पे चुंबक का इस्तेमाल होता है बच्चों। और भी तमाम प्रकार से हम लोग चुंबक का इस्तेमाल करते हैं। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर रेलवे भर्ती बोर्ड में जो पहला सवाल पूछा गया होगा बच्चों, वो देखिए आ रहा है और वो ये रहा, चुंबकत्व का पहला सवाल। इस सवाल का स्वागत किया जाए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे और मध्यमा उंगली के बीच का कोण कितना होता है? बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, आराम से देखिएगा। मिस्टर फ्लेमिंग, मिस्टर ओरस्टेड, मिस्टर माइकल फैराडे, मिस्टर आपके जो बल्ब के आविष्कारक हैं एडिसन, ये तमाम वैज्ञानिक हैं जिन लोगों का ये देश, ये संसार कर्जदार है। इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं बच्चों चुंबकत्व के लिए। देखिए चुंबकत्व में फ्लेमिंग साहब क्या कहते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, आप लोगों ने जनरेटर का नाम सुना है, मोटर का नाम सुना है। जो मोटर होती है उसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल होता है, और जो जनरेटर है बच्चों उसमें फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का इस्तेमाल होता है। बाएं हाथ के नियम में अगर आप बाएं हाथ की तीनों उंगलियों को इस तरह से ऐसे देखिए रखें, अंगूठा और तर्जनी एक दूसरे के लंबवत हो, तर्जनी और मध्यमा एक दूसरे के लंबवत हो, मध्यमा और अंगूठा भी एक दूसरे के लंबवत हो, तो जो ये तर्जनी है बच्चों, इंडेक्स फिंगर, वो चुंबकीय बल रेखाओं को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो मध्यमा है वो इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करता है, अंगूठा उस कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। सवाल में कहा जा रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे और मध्यमा उंगली के बीच का कोण कितना होता है? तो यह कोण 90 डिग्री होता है बच्चों, इसलिए क्योंकि हमने आपसे बात की है अभी कि ये लंबवत होते हैं। अंगूठा और मध्यमा क्या होते हैं? दूसरे के लंबवत, यानी कि तीन अंगुलियों का इस्तेमाल करते हैं, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, ये तीनों ही एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, अर्थात प्रत्येक दो के बीच, किन्हीं दो के बीच कोण 90 अंश का होता है। 90 अंश कहां पे है दोस्तों? आपस ऑप्शन में आपके पहला ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 1781 का पहला विकल्प लॉक किया जाए बच्चों। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 1782, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसके कारण होती है? बहुत बढ़िया सवाल, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्यों होती है बच्चों? देखिए प्रणाली को विद्युत चुंबक से जोड़ना हरगिज नहीं, प्रणाली में गैल्वेनोमीटर की उपस्थिति जी नहीं, चुंबक और कुंडली की नियत स्थिति जी नहीं, कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन, बहुत बढ़िया, ये करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। हो क्या रहा है, जैसे आपने ये कुंडली रख दी, कुंडली मतलब क्वाइल, ऐसे क्वाइल रख दिया आपने। अब इस क्वाइल के भीतर से हो करके अगर चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, ऐसे ये चुंबकीय बल रेखाएं इसके भीतर से मान लीजिए पास हो रही हैं, तो चुंबकीय बल रेखाओं के संख्या में, तीव्रता में परिवर्तन हो या दिशा में परिवर्तन हो, तब यहां पे बच्चों चुंबकीय प्रेरण की घटना या विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना घटेगी। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है बच्चों इस सवाल के लिए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है और वो ये है 1783, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, इस तथ्य का तात्पर्य है कि चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा, बहुत बढ़िया सवाल, अभी अभी देखिए हम लोगों ने चर्चा की थी कि चुंबकीय बल रेखाएं क्लोज कर्व होती हैं और ये कोई भी वक्र दूसरे वक्र को काटता नहीं है। तो क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर दो मान होते हैं ना,
जहां काट देंगे वहां दो मान हो जाएंगे। क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान होता है। क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकाधिक मान होते हैं, क्षेत्र पर 3 मान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। देखिए, कहा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इस तथ्य का तात्पर्य यह है कि चुंबकीय क्षेत्र हमेशा किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान होता है। आपको थोड़ा सा हम पीछे लेकर चलते हैं। कक्षा 10 में जब आप हाई स्कूल में पढ़ा करते थे बच्चों, तो आपको याद होगा, आपने स्पर्श रेखाओं के बारे में पढ़ा होगा। और किसके बारे में पढ़ा है? अभिलंब के बारे में। कैसा होता है स्पर्श रेखाएं और अभिलंब बच्चों? ये वृत्त है, देखिए। अब वृत्त के किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचनी है तो स्पर्श रेखा की जो परिभाषा होती थी वो क्या होती थी? स्पर्श रेखा वो रेखा है जो वृत्त को एक बिंदु और केवल एक बिंदु पर काटे। एक बिंदु और केवल एक बिंदु पर काटे, दो बिंदु पर नहीं। अगर दो बिंदुओं पर काट देगी तो वो दो दिशाएं हो जाएंगी बच्चों। तो स्पर्श रेखा केवल एक ही बिंदु पर काटती है और ये त्रिज्या के हमेशा लंबवत होती है। ये बात याद आ रही है आपको? इसी प्रकार से अगर दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काट देंगी तब वहां पे दो दिशा मिल जाएगी, जो कि गलत हो जाएगा। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किसी एक बिंदु पर एक ही दिशा में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी को पढ़िए। क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान होता है। किसका? चुंबकीय क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर बी आपके लिए करेक्ट है बच्चों। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने है, डायनेमो में विद्युत धारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, डायनेमो का मतलब होता है बच्चों जनरेटर। डायनेमो का मतलब क्या होता है? जनरेटर। और जनरेटर का मतलब क्या होता है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में आप किसी क्वाइल को, किसी कंडक्टर को, किसी चालक तार को गति कराते हैं, यांत्रिक बल लगा करके, मैकेनिकल फोर्स लगा करके गति कराते हैं। उस गति में क्या होता है कि जो चालक गति कर रहा है वो चालक चुंबकीय बल रेखाओं को काटता है, लिहाजा उसके सिरों के बीच एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। यह है जनरेटर का सिद्धांत। और इस सिद्धांत का नाम क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आप टिक लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 1784 के लिए बच्चों आपके सामने आ रहा है सवाल नंबर 1785। निम्न में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर आधारित नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पे लगने वाला जो बल होता है बच्चों, एमीटर, वोल्ट मीटर और लाउड स्पीकर। कई कई ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों, तो किस पे टिक मारा जाए? लाउड स्पीकर है चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले धारावाही चालक पर बल, वोल्ट मीटर है, एमीटर है, विद्युत फ्यूज है। तो बच्चों जो फ्यूज है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित नहीं है, बल्कि किस पे आधारित है? वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल के तापन नियम पर। जूल का तापन नियम क्या है बच्चों? जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है थोड़ी देर के लिए तो वो तार गर्म हो जाता है। और फ्यूज जो होता है बच्चों उसका गलनांक निम्न होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? ताकि एक निर्धारित सीमा से ज्यादा गर्म होने पर वो पिघल जाए और सर्किट को ब्रेक कर दे, ताकि आपके बाकी के जो उपकरण है, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, वह सुरक्षित बचे रहें। है ना? तो इस सवाल में किस पे टिक मारा जाएगा? विद्युत फ्यूज। ये आपके लिए सही उत्तर है बच्चों। विद्युत फ्यूज कहां पे है? ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है 1/9/2022 पहली पारी। अगला सवाल बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है 1786। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है। बहुत बढ़िया। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है और कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व निर्मित करती हैं। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो 2 और 3 कहां मिल रहे हैं बच्चों?
ये सही है और ये सही है, ये वाला सही नहीं। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता छड़ चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है, यह बात गलत है। ऑप्शन नंबर मतलब जो स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 3 है, यह सत्य है। तो स्टेटमेंट 2 और 3 को सत्य घोषित किया जाता है और ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। थोड़ा सा यहाँ पे हम आपका समय लेना चाहते हैं और वो समय ये है बच्चों। देखिए, ऐसे एक चुंबक का निर्माण करें आप, कर लिया। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ऐसा मान लीजिए। तो यहां से बच्चों 1 2 3 4 5 रेखाएं मैंने खींच ली, एक 6 और खींच लिया। अब क्या होने वाला है, कृपया ध्यान से देखें। ये यहां से चल करके ऐसे मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा बच्चों, ये ऐसे मिलता है। और ये नीचे वाले लोग यूं मिलेंगे। हो क्या रहा है यहाँ पे, मतलब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है ना। सवाल में क्या कहा गया है कि यहाँ बीच में ज्यादा होती है, बीच में ज्यादा नहीं होती बच्चों। ये जो नॉर्थ लिखा है, जहां साउथ लिखा हुआ है, सिरों पर ज्यादा होती है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो वापस आते हैं, सवाल हमारा क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहले कथन को पढ़िए, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता छड़ चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है, यह बात गलत हो गई। दूसरी बात, कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती हैं, तो दो चुंबकीय बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती, इट इज ट्रू। अगली बात, चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र होती हैं। सतत वक्र मतलब क्लोज्ड कर्व, कॉन्टिन्यूअस कर्व, यह भी सही है। तो दूसरा वाला कथन, तीसरा वाला कथन कहां मिल रहा है, सही है ऑप्शन नंबर डी में, कि सेकंड और थर्ड दोनों सही हैं, लिहाजा इनको लॉक किया जाए। अगले सवाल पे आपको ले चलते हैं बच्चों। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं। तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर बच्चों चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं होती हैं, ठीक है, ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं होती हैं, यही करेक्ट है। प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं होती, समांतर रेखाएं नहीं होती, ध्रुव में विलीन होने वाली रेखाएं नहीं होती हैं। सवाल नंबर 1787 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए बच्चों। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, किसको परिवर्तित करके विद्युत चुंबकीय की ध्रुवता उत्क्रमित की जा सकती है। बहुत बढ़िया। फेरों के बीच की दूरी, इससे प्रभावित होने धारा के परिमाण, धारा की दिशा, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। समझने के लिए तैयार हो जाइए बच्चों। ये देखिए, आपके पास एक चुंबक है, अभी चुंबक बना नहीं है, ये लोहे का एक टुकड़ा है, आप इसको चुंबक बनाने की प्रक्रिया में हैं। यू आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस बार इनटू अ मैग्नेट। अभी ये नॉर्थ मत लिखिएगा, साउथ मत लिखिएगा। अभी आप देखिए कि एक सिंपल सा लोहे का टुकड़ा है, आपने किया क्या है कि इसको ऐसे तार लपेट दिए हैं। अब जब तार आपने लपेट दिए हैं बच्चों, तो उस तार को लपेटने के बाद इसमें आप धारा भेजेंगे, इलेक्ट्रिक करंट भेजते हैं ऐसे। जब आप करंट भेज रहे हैं बच्चों, तो ये वाला सिरा आपका जो है वो उत्तरी ध्रुव बनेगा कि दक्षिणी ध्रुव बनेगा, यह कैसे फैसला किया जाए। हाउ विल यू डिसाइड दैट दिस एंड विल आइदर बिकम नॉर्थ पोल और बिकम साउथ पोल। तो बच्चों इधर से आप देखेंगे, ऐसे झांकेंगे, है ना, तो देखेंगे ये जो तार आपने लपेटा है वो एक वृत्ताकार वलय का निर्माण करते हैं, सर्कुलर रिंग का निर्माण करते हैं, छल्ला। उस छल्ले में विद्युत धारा की दिशा या तो आप क्लॉकवाइज देख सकते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपने जो विद्युत धारा दी है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तब ये नॉर्थ पोल बनेगा, और अगर क्लॉकवाइज है तब ये साउथ पोल बनेगा। इसी प्रकार इधर से झांकें, इधर धारा निकल रही है, धारा निकल रही है, लेकिन उस छल्ले में, वृत्ताकार वलय में, रिंग में इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है बच्चों, वो अगर क्लॉकवाइज है तो ये साउथ पोल बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल बनेगा, याद रखिएगा। दूसरी बात,
ये कब बदल सकता है, मतलब उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी कर दिया जाए, दक्षिणी को उत्तरी कर दिया जाए, ये घटना कब घट सकती है? जब आप विद्युत धारा की दिशा को उलट दें, बदल दें, रिवर्स कर दें, तो धारा की दिशा को बदल करके आप यह काम कर सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी और दक्षिणी को उत्तरी बना सकते हैं। एक और बात बताने को मेरा दिल कर रहा है, बता दूं? आइए बता देते हैं। देखिए, उत्तरी ध्रुव के लिए बच्चों, ये गौर से देखिएगा, मान लीजिए कि आपने ये बार ले लिया, बार मतलब छड़, उस छड़ के ऊपर आपने क्या किया है ऐसे तार लपेट दिए हैं। जब आपने तार लपेट दिए हैं बच्चों ऐसे, तो यहां से देखेंगे तो ये जो वृत्त नजर आ रहा है ये ऐसे, और यहां पे जो वृत्त नजर आ रहा है वो ऐसे। आप लिखिए, जब यहां पे तीर का निशान बनाइएगा, यहां भी तीर का निशान बनाइएगा, ये क्या लग रहा है? एस जैसा। एस स्टैंड्स फॉर साउथ एंड एन स्टैंड्स फॉर नॉर्थ। एस अक्षर जैसा जब करंट की डायरेक्शन दिखाई देने लगे तो कह दीजिएगा कि ये साउथ पोल है, ठीक है। और जब नॉर्थ के डायरेक्शन जैसी करंट दिखे, ये कौन सा डायरेक्शन है बच्चों? ये है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब एस, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एन। ओके, मेरा ख्याल है कि आप बहुत बढ़िया समझ पा रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा 1788 के लिए बच्चों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, ये 1789। शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया। सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, और क्या कहा जाता है बच्चों? गौर से देखिएगा, अल्ट्रासाउंड और पीईटी स्कैन। तो बच्चों, शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल करके शरीर के अलग अलग पार्ट्स की जो इमेज प्राप्त करते हैं उसको एमआरआई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा बच्चों। सवाल नंबर 1789 के ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा और तर्जनी अंगुलियां क्रमशः 90° और धारा की दिशाओं को निरूपित करती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, सवाल में कहा जा रहा है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर बल की दिशा, किसी मैग्नेटिक फील्ड के भीतर एक ऐसा कंडक्टर रखें जिसमें ऑलरेडी करंट फ्लो कर रही है, तो उसके ऊपर बल लगना शुरू हो जाएगा। उसी से मोटर का कॉन्सेप्ट निकल के आता है बच्चों। तो फ्लेमिंग साहब के बाएं हाथ के नियम के मुताबिक मध्यमा और तर्जनी अंगुलियां किसको किसको रिप्रेजेंट करती हैं? आप अपने बाएं हाथ को ऐसे करिए। तो मैंने बताया था कि जो अंगूठा होता है वो कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स को, यानी कि बल को निरूपित करता है, और जो तर्जनी उंगली है, इंडेक्स फिंगर, वो चुंबकीय बल रेखाओं को या चुंबकीय क्षेत्र को बताती है, और जो मध्यमा है, मध्यमा मतलब सेंटर फिंगर, वह विद्युत धारा को रिप्रेजेंट करती है। सवाल में कहा जा रहा है मध्यमा का नाम पहले आया है और तर्जनी का नाम बाद में आया है, और फिर एक शब्द आया है क्रमशः, रेस्पेक्टिवली। तो मध्यमा और तर्जनी अंगुलियां क्रमशः, मध्यमा किसको प्रकट करेगी बच्चों? विद्युत धारा को, ऐसे लिख लीजिए। और तर्जनी किसको रिप्रेजेंट करती है? चुंबकीय क्षेत्र को, ये लिख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र। यहां तक बात समझ में आ गई? जो मध्यमा है वो विद्युत धारा को, और जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती है। ऑप्शन नंबर कहां पे मिलेगा बच्चों? ये धारा और चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए। 6/10/2022 को पहली पारी का सवाल था बच्चों ये। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है और वो ये है, किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर
दिशा में गति करने पर इसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कैसा होगा बच्चों? किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में गति करने पर इस पे उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल शून्य होता है बच्चों। इसका मतलब समझिए, ऐसे ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं दी हुई हैं। ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हम देख पा रहे हैं, इन चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में when there is a conductor moving in the same direction, अगर मान लीजिए हमारे हाथ में ये जो मार्कर है, पेन है, यह इसी के समांतर ऐसे चलना शुरू कर दे, लंबवत नहीं, समांतर, किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में गति करने पर, इसी के समांतर अगर कोई गति कर रहा हो, तब क्या होगा बच्चों? देयर विल बी जीरो ईएमएफ, शून्य ईएमएफ पैदा होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है 1792। किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आकार में अर्धगोलाकार होते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, एक दूसरे के समानांतर होती हैं, संकेंद्रित वृत्त होती हैं। किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसे होते हैं बच्चों? संकेंद्रित वृत्त होते हैं। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। मैं समझाता हूं, आप घबराइएगा नहीं। मान लीजिए ये आपके पास एक वायर है, तार है, इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, नीचे से चल के ऊपर जा रही है। तो अगर ये तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। क्यों पैदा हो जाएगा भाई साहब और बहन जी? बहन जी लोग नाराज ना हो, हम दोनों को संबोधित कर रहे हैं, भाइयों और बहनों, ध्यान दें। ये साहब कौन थे? मिस्टर ओर्स्टेड। ओर्स्टेड साहब ने क्या कहा था मालूम है? ओर्स्टेड साहब का कहना था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके इर्द गिर्द, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा बच्चों, तो वह कैसा होगा? ऐसा होगा, ये। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा लगेगा जैसे संकेंद्रीय वृत्त बने हुए हो। संकेंद्रीय वृत्त समझते हैं अपना? ऐसे वृत्त जिनका केंद्र कॉमन हो, ढेर सारे सर्कल जिसका केंद्र कॉमन हो। तो ये छोटा वाला उसका केंद्र यहीं पे होगा, बड़का का केंद्र यहीं पे, सबसे बड़का वाला जो उसका केंद्र भी यहीं पे होगा। तो सबका केंद्र जब यहीं पे होगा बच्चों, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं ऐसी होंगी जैसे संकेंद्रीय वृत्त हों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा। अगला सवाल ये रहा, छड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसी होती है बच्चों? मध्य भाग से सभी ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी की ओर, दक्षिणी से उत्तरी की ओर। ये देखिए, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। मैंने थोड़ी देर पहले इस बात का जिक्र किया था आपसे। क्या जिक्र किया था? कि ये आपके पास छड़ चुंबक है और यहां से चल के ऐसे, और फिर यहां से चल के ऐसे, और यहां से चल के ऐसे, और इधर भी ऐसे। ये तो ये जो नॉर्थ पोल देख रहे हैं, वहां से ऐसा लगता है कि चुंबकीय बल रेखाएं निकल के बाहर को फिर साउथ में प्रवेश कर रही हैं। लेकिन चुंबक के भीतर की कहानी क्या होगी? साउथ से चल के नॉर्थ की ओर इनकी एंट्री होगी। तो साउथ से चल के नॉर्थ की ओर अगर एंट्री होगी बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। दक्षिणी ध्रुव से चलकर उत्तरी ध्रुव की ओर इनका रास्ता तय किया जाएगा। अगले सवाल पे आपको ले चले हम। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, 1794, 1794। कहा जा रहा है किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस विधि का इस्तेमाल किया जा सकता है? किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा बदलना चाहते हैं आप। ऐसे समझिए कि एक चुंबकीय क्षेत्र है और उस चुंबकीय क्षेत्र में कोई ऐसा चालक रखा हुआ है जिसमें करंट फ्लो कर रही है, विद्युत धारा बह रही है। अब आप चाहते हैं कि जो बल है वो विपरीत दिशा में लगना शुरू हो जाए, बल की दिशा ही बदल जाए। तो धारा का परिमाण बदल दें, धारा का परिमाण बदल दिया जाए भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल की दिशा नहीं बदलेगी, बल्कि वैल्यू बदल जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, बल का परिमाण बदल जाएगा, क्वांटिटी बदल जाएगी।
चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बदल दें आप, इससे भी बात नहीं बनेगी। धारा की दिशा बदल दें, तब जा करके बल की दिशा आप बदल पाएंगे। केवल केवल यही वाला स्टेटमेंट सही है बच्चों। ऑप्शन नंबर कहां पे टिक मार दिया जाए? ए पर। केवल थर्ड कहां पे है? केवल थर्ड बच्चों, ये रहा केवल थर्ड। सवाल नंबर 1794, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और वो ये है, क्षण चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किस प्रकार होगी? एक क्षण चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। बार मैग्नेट को चुंबकीय क्षेत्र के सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किस प्रकार की होगी? गौर से देखिए, सवाल में ये कहा जा रहा है, ये है बार मैग्नेट। बार मतलब छड़, लोहे की सरिया, उसको चुंबक के रूप में बदल दिया गया इस तरह से। देखिए, अब कहा जा रहा है, पहला है चुंबक की लंबाई के अभिलंबवत। तो चुंबक की लंबाई के अभिलंबवत, ये बात तो गलत है। चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, ये भी सही है। चुंबक के दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव की ओर, ये गलत है। चुंबक के दक्षिणी ध्रुव पर लंबवत, ये भी गलत है। तो बच्चों, जो ये चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो यहां से निकल के यहां जाएंगी और यहां से निकल के यहां जाएंगी, है ना? इस बात का आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है बच्चों? ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ से निकल करके साउथ में इनका प्रवेश होगा और इधर नॉर्थ से निकल करके साउथ में इनका प्रवेश होगा। ऑप्शन नंबर बी को पढ़िए, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। इसी को लॉक करिएगा बच्चों, यही आपके लिए क्या है? सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 1795 के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 14/9/2022 पहली पारी। अगला सवाल 1796, किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में वोल्टेज में वृद्धि के साथ घटता है, दूरी में, प्रतिरोध में, धारा में। किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, प्रतिरोध में वृद्धि कर देंगे तो धारा घट जाएगी, और जब धारा घट जाएगी तब क्या होगा बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा। है ना मजेदार बात? देखिए, ये मान लीजिए कि एक आपके पास क्या है? कंडक्टर। कंडक्टर मतलब बस में जो कंडक्टर आपसे टिकट के पैसे मांगता है ना, वो कंडक्टर नहीं, वायर, तार, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके, ऐसा तार, उसे हम लोग बोलचाल की भाषा में कंडक्टर कह के बुलाएंगे। ये जो कंडक्टर आप देख पा रहे हैं, ये कौन सा कंडक्टर है बच्चों? ये सुचालक है, गुड कंडक्टर है। अब इसमें क्या किया जा रहा है कि आपने एक बैटरी लगा दी और क्या किया है? एक प्रतिरोध भी लगा दिया आपने, ये लगा दिया प्रतिरोध। प्रतिरोध को कम ज्यादा करने का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसको कहते हैं रियोस्टेट। ठीक, अब क्या होगा बच्चों? जब आप प्रतिरोध बढ़ा देंगे तो धारा घट जाएगी, प्रतिरोध घटा देंगे तो धारा बढ़ जाएगी। अब क्या होगा बच्चों? ये कंडक्टर, इसके आसपास जो ये चुंबकीय बल रेखाएं पैदा हो रही हैं, ये चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र प्रतिरोध में वृद्धि के साथ घटता है। तो प्रतिरोध बढ़ा देंगे बच्चों तो धारा कम हो जाएगी, और धारा कम हो जाएगी तो चुंबकीय बल रेखाओं के तीव्रता में गिरावट आएगी। किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रतिरोध में वृद्धि के साथ घटेगा। सवाल नंबर 1796 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए बच्चों। आगे चलते हैं। अगला सवाल कहां रहा? ये रहा, चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर आरेखित उपस्पर्शज्या से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। ढाल से, छेदक रेखा से, स्पर्शज्या से। चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर आरेखित स्पर्शज्या से। स्पर्शज्या को बच्चों टेंजेंट कहा जाता है अंग्रेजी में,
टेंजेंट, ठीक है ना, इसको स्पर्शज्या कहते हैं, ठीक है। तो आप यूं समझिए कि स्पर्श रेखा भी कहते हैं। मान लीजिए कि ये आपके पास चुंबक है और इस चुंबक के चुंबकीय बल रेखाओं को आपने ड्रॉ कर दिया। अब यहां पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चाहते हैं, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे एक ऐसे तीर का निशान लगाइएगा। यह तीर का निशान यूं नहीं लगाएंगे आप पेन से, आप स्पर्श रेखा खींचेंगे प्रॉपर तरीके से। वो जो स्पर्श रेखा होगी बच्चों, वह चुंबकीय बल क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। सवाल नंबर 1797 के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है बच्चों। अगला सवाल आपके सामने ये रहा 1798। जब एक धारावाही तार एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज रूप से रखा जाता है, जिसका उत्तरी ध्रुव ऊपर की दिशा में और दक्षिणी ध्रुव नीचे की दिशा में होता है। एक धारावाही तार एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज रूप से रखा जाता है और उस चुंबकीय क्षेत्र का उत्तरी ध्रुव ऊपर की तरफ है और दक्षिणी ध्रुव नीचे की तरफ है। इसका मतलब क्या निकला कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तार दक्षिण दिशा की ओर विक्षेपित होता है। तार में इलेक्ट्रॉन्स की दिशा किधर होगी, यह पूछा गया है। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है, 9/9/2022 को पहली पारी में पूछा गया था। आप इस सवाल को एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए, कोई जल्दी नहीं है आपके लिए। एक धारावाही तार मतलब उस तार में ऑलरेडी करंट फ्लो कर रही है, उसको कहां रखते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं। रख दिया भाई। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है बच्चों, उसके बारे में कहा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे है। उत्तरी ध्रुव ऊपर की ओर, नॉर्थ पोल ऊपर को है और साउथ पोल कहां है, नीचे। तो उत्तरी ध्रुव ऊपर है बच्चों और दक्षिणी ध्रुव नीचे है। इससे क्या पता चलता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी। कैसे होगी, ऐसे होगी, जिसको हम दिखा रहे हैं तीर के माध्यम से। अब समझ में आया, ये चुंबकीय बल रेखाओं की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। नॉर्थ पोल ऊपर है आपका, साउथ पोल नीचे है आपका। अब एक चालक तार है और चालक तार कैसा है बच्चों, तार दक्षिण दिशा की ओर विक्षेपित होता है। मतलब हमने एक कंडक्टर यहां पे दिखाया, ये इस कंडक्टर को, कंडक्टर में ऑलरेडी करंट फ्लो कर रही है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस कंडक्टर में क्या है, करंट का प्रवाह बनाने के लिए, विद्युत धारा का प्रवाह बनाए रखने के लिए आपने अलग से बंदोबस्त किया है, इंतजाम किया है, ठीक है। अगर करंट फ्लो कर रही है तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर धारावाही चालक को रखा जाएगा तो क्या होगा, इसके ऊपर बल लगेगा। और जब बल लगेगा तो बल के बारे में कह दिया गया कि बल नीचे को लगता है। बल कहां लगता है, नीचे को लग रहा है, ठीक है। अगर बल नीचे को लग रहा है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर को चलेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे या वैसे चलेंगे, यह बात पूछी जा रही है। आप क्या करेंगे, मिस्टर फ्लेमिंग के पास चलेंगे। फ्लेमिंग साहब से हम लोग कहेंगे कि भाई साहब अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करें आप, आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। तो फ्लेमिंग साहब अपना बाएं हाथ आगे करेंगे और क्या करेंगे, ये अंगूठा, ये तर्जनी और ये मध्यमा, इन 3 अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत सेट करेंगे। फिर ये जो तर्जनी है इसको नीचे की ओर पेश किया जाए और जो अंगूठा है बच्चों उसको क्या किया जाए, उसके लंबवत। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट अगर इधर फ्लो करेगी तो इलेक्ट्रॉन उधर चलेंगे। क्यों, विद्युत धारा की दिशा जिधर होती है इलेक्ट्रॉन हमेशा उसके विपरीत दिशा में चलते हैं। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो क्या होगा बच्चों आपके लिए सवाल नंबर 1798। सवाल नंबर 1798 के लिए आप कहिएगा पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम ये है आपके लिए और पूरब
ये है आपके लिए। अगर विद्युत धारा इधर बह रही है तो इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे, और एरो जो लगेगा बच्चों यह एरो ऐसे लगेगा, देखिए ये यूं। तीर का निशान धारा की दिशा को बताता है, इलेक्ट्रॉन की दिशा को नहीं। विद्युत धारा इधर प्रवाहित होगी और इलेक्ट्रॉन उधर चलेंगे, पश्चिम से चल के पूरब की तरफ। ऑप्शन नंबर किसको लॉक किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए बच्चों, पश्चिम से पूरब। डू यू फॉलो? समझ में आ रहा है? अगले सवाल पे ले चलूं आपको, आइए। 1799, एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है। प्रबल चुंबक का मतलब होता है शक्तिशाली चुंबक, ठीक, पावरफुल मैग्नेट है, उसको कहां ले जाते हैं? किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाते हैं। जब चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कोण कितने डिग्री का होगा तब कुंडली में प्रेरित धारा अधिकतम होगी? बहुत बढ़िया सवाल। सवाल नंबर 1799, क्या कहा जा रहा है दोस्तों सवाल नंबर 1799 के लिए? गौर से देखना है आपको 1799 को। एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली, ये लीजिए ऐसे, ये क्या किया हमने? हमने एक कुंडली का इंतजाम किया है, और दूसरा काम ये किया हमने इस कुंडली के लिए बच्चों कि चलिए हमने यहाँ पे एक धारा मापी लगा दिया। अभी धारा की दिशा के बारे में हम बात बाद में करेंगे। ये एक शक्तिशाली चुंबक लेकर आए हम, और इस चुंबक को कहां से कहां ला रहे हैं? ऐसे ला रहे हैं। देख लीजिए गौर से, एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है जब चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कोण कैसा होगा? 90 अंश होगा बच्चों। यहां पे 90 डिग्री भर दीजिए। जब इनके चलने की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कोण 90 डिग्री होगा तब कुंडली में प्रेरित धारा मैक्सिमम होगी बच्चों, इस बात को ख्याल रखिएगा। ये कैसे आप जानेंगे 90 डिग्री होगा, इस बात का डिसीजन कैसे करेंगे, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आप कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा, आपकी समस्या का समाधान हम दे रहे हैं। घबराना नहीं बच्चों, बड़े आराम से देखिए। प्रेरित धारा के बारे में बात हो रही है, ठीक? तो प्रेरित धारा आई बराबर क्या होगा बच्चों? क्यू वी बी साइन थीटा। ध्यान से देखिएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। इसमें एक बात बड़े गौर से देखिएगा बच्चों, तो ये साइन थीटा में थीटा जो लिखा हुआ है इसका मान जब 90 होगा तो ये साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और जो अधिकतम होती है, लिहाजा आप 90 पे टिक मार दीजिए। सवाल नंबर 1799 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की तरफ ले चलता हूं, और वो ये रहा सवाल नंबर 1800। धारावाही वृत्ताकार पाश के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं? धारावाही वृत्ताकार पाश, पाश मतलब होता है लूप, एक सर्कुलर लूप है बच्चों ऐसा, ठीक है? इसमें करंट फ्लो कर रही है ऐसा बता दिया गया है। तो करंट कैसे फ्लो करेगी? ऐसे ऐसे। मान लीजिए कि यूं करंट फ्लो कर रही है। अब क्या होगा बच्चों? इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय बल रेखाएं होंगी बच्चों, वो कैसी होंगी? संकेंद्रित वृत्त, ठीक है ना? वो एक ऐसा सर्किल, फिर दूसरा सर्किल, फिर तीसरा सर्किल, वो क्या होगा? संकेंद्रीय वृत्त होगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए, आरआरबी ग्रुप डी का सवाल था ये। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 1801। किसी चुंबक का वह भाग जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं वो क्या कहलाता है? किसी चुंबक का वह भाग जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं उसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है बच्चों। बार बार ये बात आपके सामने आ रही है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ऐसे 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 ऐसे। ध्यान से देखिए, अगर ये नॉर्थ पोल से निकल रही हैं बच्चों तो साउथ पोल में एंट्री हो रही है चुंबक के बाहर, और चुंबक के अंदर क्या होगा इनका? साउथ पोल से चल के नॉर्थ की ओर इनका यात्रा होती रहती है। अगले सवाल पे आपको ले चलें। अगला सवाल ये रहा, कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर होने पर प्रेरित धारा
अधिकतम होगी बच्चों। सवाल नंबर 1802, सवाल नंबर 1802 के लिए क्या करिएगा, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए। अभी अभी बात हुई थी कि साइन 90 की वैल्यू अधिकतम होती है 1, लिहाजा थीटा का मान क्या होगा, अधिकतम 90 अंश होगा बच्चों। तो समकोण पर होने पर प्रेरित धारा यहां पे लिख दीजिएगा मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब अधिकतम, ठीक। अधिकतम पे टिक मार दीजिए। सवाल नंबर 1802 के लिए ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आपके सामने 1803, यदि तांबे के एक तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाए तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा इसमें से किसका उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है। यदि तांबे के एक तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाए, ठीक है, तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा कैसे जानेंगे आप। मैक्सवेल के बाएं हाथ के पेज का नियम, मैक्सवेल का दाहिने हाथ का पेज का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। ये जनरेटर का केस बन रहा है, डीसी डायनेमो कहते हैं आप इसको ना। देखिए, यदि तांबे के तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र, आपने चुंबकीय क्षेत्र का इंतजाम कर दिया, ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र हमने बना डाला। इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या होने वाला है, इस चुंबकीय क्षेत्र में आपने एक वायर ऐसे, ये वायर ऐसे चल रहा है, ठीक है। हमने देखिए ये वायर ऐसे इधर को बच्चों गति कर रहा है, मोशन में है। अगर ये वायर ऐसे गति कर रहा है तो इसको एक आप एमीटर से जोड़ दीजिए भाई साथ साथ। तो एमीटर में जो धारा की दिशा होगी वो कैसे जानेंगे आप लोग, धारा की दिशा किस दिशा में फ्लो करेगी, ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी, ये कौन बताएगा। इसको बताने के लिए फ्लेमिंग साहब के राइट हैंड रूल का इस्तेमाल किया जाता है। दाहिने हाथ के 3 अंगुलियों को, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस तरह सेट करें कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। तो अंगूठा उधर को रिप्रेजेंट करेगा जिधर आप चालक को गति करा रहे हैं, तर्जनी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रकट करेगा और मध्यमा सेंटर फिंगर विद्युत धारा की दिशा को बताएगी। ओके, सवाल नंबर 1803 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए बच्चों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 1804, किस स्थिति में प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता है। तो लंबवत होने पर अधिकतम होता है, यही बार बार आ रहा है, आप इसी को लॉक कर दीजिए बच्चों। कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है जब, तब क्या होता है, प्रेरित धारा का मान मैक्सिमम होता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा। अगला सवाल ये रहा, n फेरों वाली एक परिवर्ती धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कैसा होता है बच्चों। सवाल नंबर 1805, सवाल नंबर 1805 के लिए क्या करिएगा, देखिए B बराबर म्यू 0 NI से रिप्रेजेंट होता है। मतलब ये जो चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही है वो n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है, n के स्क्वायर या n के क्यूब या n के वर्गमूल के बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है बच्चों। बी आपके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 1805, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है और वो ये रहा 1806, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को रिप्रेजेंट करती है, चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती है तर्जनी। तर्जनी मतलब इंडेक्स फिंगर। आपने तुलसीदास साहब का रामचरितमानस का वो प्रसंग जरूर सुना होगा, पढ़ा होगा, इहां कुम्हड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देख मर जाही। ये कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है कि तर्जनी दिखाने से मुरझा जाएगी, मर जाएगी, है ना। यह बात लक्ष्मण जी परशुराम साहब को चिढ़ाने के लिए कहते हैं, है ना। तो तर्जनी क्या होती है बच्चों, अंगूठे के बगल वाली जो उंगली होती है उसको तर्जनी कहते हैं, अंग्रेजी में इंडेक्स फिंगर कहते हैं। फोर फिंगर भी
इसी का नाम है, याद रखिएगा। ठीक, तो अगले सवाल पे आपको ले चला जाए। आइए, किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कैसे होती हैं बच्चों? बहुत बढ़िया सवाल, नंबर 1807। आराम से देखिएगा। पहले तो बात, तो परिनालिका को जानते हैं। परिनालिका होता क्या है? कोई नाली नहीं होती है, ये समझिएगा कि नाली है कोई। परिनालिका मतलब होता है बच्चों, ये परिनालिका ऐसी होती है, ठीक है ना। अब आपने इसमें विद्युत धारा के प्रवाहित होने का बंदोबस्त कर दिया, धारा बहने लग गई। जब धारा बहने लग गई तब क्या होगा? ऐसा होगा, यूं, ऐसे धारा बहती है। और जब ऐसे धारा बहती है तो क्या होगा बच्चों? यहां से झांकेंगे हम, झांकेंगे तो हम देखेंगे, क्या देखेंगे हम? कि हमको वृत्त नजर आता है। और फिर देखेंगे कि ये जो वृत्त नजर आ रहा है उसमें ऐसे बनता है या ऐसे बनता है। गौर से देखिए, ये जो अक्षर बनाया है हमने, ये क्लॉकवाइज धारा की दिशा है कि एंटी क्लॉकवाइज है? यह आपको गौर से देखना पड़ेगा। अगर यह क्लॉकवाइज है तो ये साउथ पोल बन गया, और वो एंटी क्लॉकवाइज है उधर से बाहर से झांकने पे तो नॉर्थ पोल बन जाएगा। अब ये साहब एक चुंबक के जैसा व्यवहार करेंगे, करने दिया जाए। जब चुंबक के जैसा व्यवहार करेंगे तो उसमें क्या होगा? चुंबकीय बल रेखाएं निकल के आएंगी ऐसे। और जब ये चुंबकीय बल रेखाएं आएंगी तो क्या होगा बच्चों? बाहर में चुंबकीय बल रेखाएं तो ऐसे ऐसे होंगी, लेकिन इस कुंडली के भीतर, कुंडली को ही परिनालिका कहते हैं बच्चों, उसके भीतर चुंबकीय बल रेखाएं समांतर होंगी। कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। और परिनालिका जो लिखा हुआ है इसको अंग्रेजी में भी जानते रहिएगा, कहते हैं क्या? अंग्रेजी में इसका नाम होता है सोलिनॉइड। क्या नाम होता है बच्चों? सोलिनॉइड। तो सवाल का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा। कहां पे है सी? ये है सी, समांतर रेखाओं के रूप में होती हैं। ओके, अगले सवाल पे ले चलता हूं। ये रहा अगला सवाल 1808। एक आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है, घूमने दिया जाए। किसने रोका है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कुंडली की गति कम हो जाती है तो क्या होगा? सवाल नंबर 1808। गौर से देखिए बच्चों, तो अगर आप कुंडली की स्पीड को कम कर देते हैं बच्चों, तो प्रेरित विभवांतर घट जाएगा। जो विद्युत वाहक बल आपको मिलने वाला है उसका मान कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं बच्चों। अगला सवाल आपके सामने ये रहा 1809। जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का इस्तेमाल किया जा सकता है? बहुत बढ़िया सवाल, नंबर 1809। आराम से देखिएगा बच्चों, क्या करना है 1809 के लिए? कुंडली में फेरों की संख्या में बढ़ोतरी करना। बहुत बढ़िया, बढ़ा दीजिए। चुंबक की गति में वृद्धि करना, कर दीजिए। कुंडली के तार की प्रतिरोधकता में वृद्धि करना, जी नहीं। तार की प्रतिरोधकता बढ़ा देंगे तो धारा घट जाएगी, धारा घट जाएगी तो मामला आपके खिलाफ चला जाएगा। आपके पक्ष में आए मामला। पक्ष क्या है आपका? प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाना चाहते हैं आप, मतलब जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसकी वैल्यू, उसकी मैग्नीट्यूड को बढ़ाना चाहते हैं आप। इसके लिए क्या करेंगे आप? कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दीजिए, बिल्कुल बढ़ाइए। और चुंबक की गति में वृद्धि कर दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए। तो क्या करिएगा? ये वाला सही है बच्चों, ये वाला सही है। दोनों सही कहां मिल रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 1810 स्क्रीन पर आ चुका है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक किस दिशा में इंगित करता है? स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है बच्चों। सवाल नंबर 1810 के लिए
ये वाला ऑप्शन आपका सबसे करेक्ट आंसर है, भौगोलिक उत्तर भौगोलिक दक्षिण। यहाँ पे देखिए पश्चिम लिखा है, पूर्व लिखा है, यहाँ पश्चिम लिखा है, ये नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक है बच्चों। 23 अगस्त 2022 को दूसरी पारी का सवाल है, ग्रुप डी का। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 1811 किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक सीधे धारावाही चालक पर आरोपित बल से संबंधित कथनों पर विचार करें। क्या विचार करें बच्चों? सवाल नंबर, विचार ये करना है आपको, बल की दिशा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करती है। नहीं करती? बल की दिशा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा पर निर्भर करती तो है, और क्या है? बल की दिशा उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करती है जिसमें चालक स्थित है। यह बात भी सही है। तो कौन कौन से कथन सही हैं? सवाल नंबर 1811 को गौर से देखिए बच्चों। ये बात तो गलत थी पहली वाली, दूसरी वाली सही है, और दूसरी वाली जो सही है तो वो कहां मिल रही है? ऑप्शन नंबर ए में। मार दीजिए टिक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लॉक किया जाए बच्चों। 1811 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 29/8/2022 को दूसरी पारी में पूछा गया था। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है और वो ये है 1812। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के दौरान किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है? प्रतिरोध के? हरगिज नहीं। चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन, चुंबकीय अभिवाह, चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यही सही है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए बच्चों। सवाल नंबर 1812 मार दीजिए टिक। माइकल फैराडे साहब का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो कहता है, क्या कहता है? कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। डी फाई बाई डी टी। ये डी फाई क्या है? डेल्टा फाई। डेल्टा फाई मतलब चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। डेल्टा टी का भाग देंगे तब क्या मिलेगा? परिवर्तन की दर मिल जाएगी बच्चों। तो क्या करिएगा? 1812 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा। अगले सवाल पे ले चलता हूं। किसी सीधे धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। जब चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण 90 अंश होगा, तब चालक को अधिकतम बल का अनुभव होगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिए। यहां पे 90 डिग्री होगा बच्चों। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है, 1/9/2022 को पूछा गया था। सवाल नंबर 1813 हो गया दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। किसमें वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के प्रमाण वृद्धि होती है? प्रतिरोध, धारा, प्रतिरोधकता, दूरी। धारा में बढ़ोतरी कर देंगे बच्चों तो चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि तय है। तो क्या करिएगा? ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र, चालक की गति और प्रेरित धारा की दिशाएं परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष लंबवत होने पर ही फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 1815 का ऑप्शन नंबर ए है। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 26/8/22, 26/9/22 मतलब एक महीने बाद ये सवाल रिपीट किया है आरआरबी ने। आप इसको इंपॉर्टेंट सवाल समझिएगा बच्चों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल नंबर 1816। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का इस्तेमाल किया जा सकता है? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न होने वाले प्रेरित विभवांतर के परिमाण को बढ़ाना चाहते हैं आप, तो क्या करेंगे बच्चों? कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दें, बढ़ाइए, इससे चुंबकीय क्षेत्र बदल जाएगा, ये सत्य है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि कर दें, कर दीजिए। कुंडली के तार की प्रतिरोधकता में वृद्धि कर दें, तो कुंडली के तार की प्रतिरोधकता बढ़ा देंगे बच्चों आप, तो क्या होगा? तो बात तो नहीं बनेगी। सवाल नंबर 1816 के लिए कौन कौन से सही हैं दोस्तों? इसको गौर से देखना है हमने। तो सवाल नंबर 1816 के लिए बच्चों ये वाली बात खटक रही है, ये नहीं होगा, ये सही है और ये सही है। कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करेंगे तो बात बनेगी, और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि करेंगे तभी बात बनेगी। ये दोनों कहां मिलेंगे आपको? फर्स्ट और थर्ड, ये नहीं मिल रहे हैं, केवल सेकंड नहीं मिल रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों ये कहां मिल रहे हैं दोस्तों? 1816 में। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 1816 के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और वो ये रहा। n फेरों और प्रवाहित धारा I वाली किसी परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण
किसके समानुपाती होता है? सवाल नंबर 1817। बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल। बी जो होता है, बी बराबर होता है बच्चों म्यू 0 एन आई। मतलब क्या निकला? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एन का स्क्वायर आई का स्क्वायर है, यहाँ पे आई का स्क्वायर है, यहाँ पे एन का स्क्वायर है। ये तीन ऑप्शन गलत है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यानी कि जो बी है वो प्रोपोर्शनेट होता है एन के और प्रोपोर्शनेट होता है आई के। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। सवाल नंबर 1817, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है बच्चों। अगर मेरे मुंह से बी निकल गया हो तो आप माफ करिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है एन आई। बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए बी सिंबल आया है और यह फेरों की संख्या एन और विद्युत धारा आई के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा 1818। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक द्वारा बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक द्वारा बल लगाया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। बहुत आसान सवाल। चुंबक के सराउंडिंग का वो एरिया, वो स्पेस जिसमें चुंबकीय बल का एहसास किया जा सके उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं बच्चों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 1819। यदि किसी एसी जनरेटर के आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाता है तो क्या होगा? किसी एसी जनरेटर के आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाता है तो प्रेरित विभवांतर घटेगा, बढ़ेगा भाई। जितना तेजी से घुमाएंगे उतना विभवांतर बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए बेहिचक। सवाल नंबर 1819, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है बच्चों। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाता है, सर्वाधिक उपयुक्त है? 1820 का ऑप्शन नंबर दोस्तों, इस्पात नहीं हो सकता, एल्यूमिनियम तांबा नहीं होंगे दोस्तों, सॉफ्ट आयरन, मृदु लोहा। सॉफ्ट आयरन मतलब नरम लोहा। यह सबसे बढ़िया मेटल होता है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, है ना। अगला सवाल ये रहा, चुंबकीय कंपास में निम्नलिखित में से क्या होता है? एल्यूमिनियम का एक पॉइंटर, एक कुंडली वाही चालक, एक चालक कुंडली, एल्यूमिनियम के एक पॉइंटर से जुड़ा एक छोटा चुंबक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक चुंबक होता है बच्चों, वो ये है ऑप्शन नंबर डी में, एल्यूमिनियम के एक पॉइंटर से जुड़ा हुआ एक छोटा सा मैग्नेट होता है। सवाल नंबर 1821 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है बच्चों। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं 1822। विद्युत जनरेटर संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली की संगत भुजाओं में धारा की दिशा उलट जाती है, यह बात सत्य है। कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का इस्तेमाल करके ज्ञात की स्थिति, यह भी सत्य है दोस्तों। 1822 के दोनों कथन सत्य हैं। तो क्या किया जाएगा 1822 के लिए बच्चों? दोनों सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। ए और बी दोनों सही हैं, है ना। 1822 ऑप्शन नंबर डी लॉक किया जाए। आगे चलते हैं 1823 के पास। किसी धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान कैसा होता है बच्चों? सिरों पर कम, सिरों पर अधिक और केंद्र में कम। एक समान और अशून्य शून्य। सवाल नंबर 1823 1823। तो दोस्तों एक समान होता है लेकिन शून्य नहीं होता, अशून्य होता है, मतलब कुछ होता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा। अभी अभी थोड़ी देर पुरानी बात है, ये परिनालिका बनाई थी हम लोगों ने और क्या किया था, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को दिखाया था। तो ये जो भीतर का चुंबकीय क्षेत्र बच्चों एक दूसरे के समांतर होता है, मतलब इक्वल होता है, बराबर बराबर होता है और शून्य नहीं होता, कुछ होता है। तो आप कुछ होता है मतलब अशून्य, नॉन जीरो, और एक समान मतलब यूनिफॉर्म। अगले सवाल पे ले चलें आपको। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है 1824। सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिधि, सीधे धारावाही चालक ऐसे है बच्चों, से दूर जाने पर चुंबकीय बल रेखाओं की परिधि बढ़ जाएगी, वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए, करेक्ट आंसर। अगला सवाल ये रहा, जब चुंबकीय क्षेत्र के भाग में चुंबकीय बल रेखाएं अधिक सघन होती हैं तो निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होती है? केवल दक्षिणी चुंबकीय क्षेत्र,
केवल उत्तरी, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का इंडिकेशन होता है बच्चों। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे ये चुंबक ले लिया आपने नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 कर दिया आपने, तो ये आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे ढेर सारी चुंबकीय बल रेखाएं पास पास में है ना, ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का संकेत है, ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का संकेत है, याद रखिएगा। 1825 ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। आगे दोस्तों 1826 किसी दंड चुंबक को ही बार मैग्नेट कहते हैं, क्षण चुंबक उसी का नाम है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं संबंधित गलत कथन सेलेक्ट करें। क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, ये गलत बात है। प्रतिच्छेदित नहीं करती, ये सत्य है। दक्षिण ध्रुव में विलीन हो जाती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, ये सही है, ये सही, ये सही है। पहला वाला जो कथन है वही गलत है, और जो गलत है वही हमारे लिए उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। अगला सवाल दोस्तों 1827 फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम क्या कहता है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताता है। तो चुंबकीय क्षेत्र को लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। गौर से देखिए, यहां लिखा है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, घबराइएगा नहीं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। वैद्युत क्षेत्र ये नहीं, गुरुत्वीय क्षेत्र ये भी नहीं, चुंबकीय क्षेत्र को लॉक करिए बच्चों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण शून्य हो जाए तो चालक पर लगने वाला बल शून्य हो जाएगा। ठीक, एफ बराबर क्या होता है बच्चों? किसी चालक से प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण आई बी एल साइन थीटा। थीटा का मान जैसे जीरो होगा फोर्स जीरो हो जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए। अगला सवाल आपके सामने 1829 अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत स्थिति में किए जाने पर यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है और अंगूठा चालक की गति को बताता है तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करेगी। यह क्या कहलाता है दोस्तों? अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत बना दिया आपने। तर्जनी क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा चालक की गति की दिशा को, और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को। तो यह फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा। और आरआरबी ग्रुप डी में 28/9/2022 को पूछा गया था सवाल। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। एक लंबी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा दोस्तों? परिनालिका के अंदर शून्य, परिनालिका के अंदर एक समान, अभी अभी ये सवाल आया था। परिनालिका के सिरों पर अधिकतम होता है, ये बात सत्य है। सवाल नंबर 1830 के लिए दोस्तों बड़े गौर से देखिएगा, परिनालिका के अंदर एक समान होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। 1830 के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है बच्चों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है और वो रहा दोस्तों आपके सामने सवाल नंबर 1831 आ चुका है। स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग करके किस रूप में किया जा सकता है? बहुत बढ़िया सवाल, आराम से देखिएगा बच्चों। स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? एक यांत्रिक ऊर्जा का स्रोत, बहुत बढ़िया। निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत, प्रकाश का स्रोत, एक समान चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत, ऑप्शन नंबर डी आपके लिए दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है और वो ये है, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर करती है? एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। धारा की दिशा पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा, केवल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ना तो धारा की दिशा और ना ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा दोनों पर निर्भर करती है बच्चों। ये ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। करेक्ट आंसर सवाल नंबर 1832 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 16/9/2022 को पूछा गया था। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है और वो ये है 1633। क्या कहा जा रहा है 1633 में बच्चों? गौर से देखिएगा। 1633 को 1833 माफ करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां संभव हैं? चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रित वृत्त हो सकती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेदित कर सकती हैं। तो दोस्तों एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं, ये बिल्कुल सत्य है। संकेंद्रित हो सकती हैं, ये भी सही है।
लेकिन एक दूसरे को काटेंगी या प्रतिच्छेदित करेंगी, यह बात गलत है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड ये दो बातें सही हैं, कहां मिल रही हैं दोस्तों, इसको हमारे टाइपिस्ट साहब ने मान लीजिए कि ए समझ लिया है, इसको बी समझ लिया है, इसको सी समझ लिया है, तो अपने हिसाब से समझिए कि ए और बी कहां मिल रहा है बच्चों, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। ओके, 17 अगस्त 2022 तीसरी पारी का सवाल था आरआरबी ग्रुप डी का बच्चों। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है और वो ये है 1834, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत क्या होगा बच्चों, स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इसमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। ठीक, प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इसमें से किस नियम का इस्तेमाल करेंगे, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम इस्तेमाल करेंगे बच्चों। यहां लिखा मैक्सवेल का कार्क स्क्रू, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताने के लिए होता है। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, यह बल की दिशा को बताता है बच्चों। या राइट हैंड थंब रूल, यह भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। और फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ये मोटर में लागू होता है। तो जनरेटर के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा, ये जनरेटर का केस है। सवाल नंबर 1834 ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, 1835, किसी आर्मेचर की भुजाओं पर कार्यरत बल का परिमाण अधिकतम होता है जब भुजाओं की लंबाई चुंबकीय क्षेत्र से क्या हो, लंबवत हो। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। सवाल नंबर 1835, क्या करेंगे बच्चों 1835 के लिए, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, 1836, विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इस्तेमाल किया था बच्चों मोटर में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करें। सवाल नंबर 1836, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए। बहुत आसान सवाल आरआरबी ग्रुप डी में 22/8/2022 को पूछा गया था पहली पारी में बच्चों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 1838, किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी जगह एक समान होता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है बच्चों, समांतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक बंद चालक कुंडली में विभवांतर प्रेरित होता है। बहुत बढ़िया, केवल बंद कुंडली को एक क्षण चुंबक की ओर ले जाए जाने पर, केवल एक क्षण चुंबक को बंद कुंडली की ओर लाए जाने पर, या तो क्षण चुंबक को बंद कुंडली की ओर ले जाएं या बंद कुंडली को क्षण चुंबक की ओर लाए जाएं। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा, यह करेक्ट उत्तर है बच्चों। ठीक है, यह सापेक्षिक गति को रिप्रेजेंट करता है। या तो चुंबक को कुंडली के पास लाएं या तो कुंडली को चुंबक की तरफ लाएं, दोनों ही केसेज में सापेक्षिक गति हो रही है। ऐसी पोजीशन में विद्युत वाहक बल या विभवांतर प्रेरित होगा। सवाल नंबर 1839 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। 1840, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के मुताबिक किसी विद्युत मोटर में कुंडली की भुजाओं में प्रवाहित होने वाली धाराओं की दिशा एक दूसरे के क्या होती है, लंबवत होती है, समान दिशा में होती है, समांतर होती है, विपरीत होती है। सवाल नंबर 1840, आराम से देखिएगा बच्चों। 1840 के लिए ऑप्शन नंबर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के मुताबिक किसी विद्युत मोटर में कुंडली की भुजाओं से प्रवाहित होने वाली धाराओं की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है बच्चों। कुंडली अगर मान लीजिए कि ऐसे है, ऐसे है, ये आपने बना दिया कुंडली, है ना। तो यहां अगर धारा ऊपर जा रही है बच्चों, तो यहां पे धारा नीचे को प्रवाहित होगी। मतलब अगर ये धारा ऊपर को जा रही है तो ये धारा नीचे को आएगी। ये भुजा का नाम रख दीजिए ए बी और इस भुजा का नाम रख दीजिए सी डी। ए बी एक भुजा है, सी डी दूसरी भुजा है, दोनों भुजाएं एक दूसरे के क्या है, समांतर। तो उनमें धारा की दिशा क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग करके किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का इस्तेमाल दोस्तों प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए, करेक्ट आंसर। आगे है दोस्तों 1842, किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न तथ्यों पर विचार करें।
इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, होते तो हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं, ये भी सही है। तो दोनों बातें सही हैं, पहला और दूसरा सही है, ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल, तीसरी पारी, 5/9/2022। अगला सवाल, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं, बिंदु होती सीधे रेखा खुले पाश। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा बच्चों, बंद वक्र होती हैं। 1843 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। 16 अक्टूबर 2022 को तीसरी पारी में पूछा गया था ग्रुप डी में। यह सवाल रहा आपके पास 1844। निम्नलिखित विवरण से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के सही गुणधर्मों की पहचान करें। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पाश होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर, चुंबक के उत्तरी से दक्षिणी की ओर होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर काटती हैं, ये बात गलत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन हो तो उस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता उच्च होगी, ये सत्य है। तो ए है, बी है, डी है, ए बी डी कहां पे है? पहले ही ऑप्शन में मिल गया, ए बी डी सही है दोस्तों। सवाल नंबर 1844 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 6/10/2022 तीसरी पारी। अगला सवाल आपके सामने 1845। एक धारावाही सीधे चालक पर चुंबकीय रेखाएं सदैव धारा की दिशा के समांतर, एक धारावाही सीधे चालक पर चुंबकीय रेखाएं सदैव कैसे होंगी बच्चों? धारा की दिशा के समांतर, धारा की दिशा के लंबवत और धारा की दिशा की लंबाई के समांतर। सवाल नंबर 1845। धारावाही चालक है, सीधा चालक है, ऐसा। तो यहां पे बच्चों जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? ऐसा होगा, संकेंद्रीय वृत्त। तो संकेंद्रीय वृत्त तो है, ये बात तो है, लेकिन ऑप्शन में संकेंद्रीय कहीं लिखा नहीं है। तो चालक की दिशा ऊपर को है, चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे होंगी या ऐसे होंगी, मतलब लंबवत होंगी। लंबवत कहां पे है? ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर होता है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर जो बल लगेगा बच्चों, वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर नहीं होता है, धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है। धारा की दिशा के समांतर, क्षेत्र की दिशा के समांतर, धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत होता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। सवाल नंबर 1846, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर है। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। यदि दो समांतर सीधे चालकों में धारा के प्रवाह की दिशा समान है, दो समांतर सीधे चालकों में धारा के प्रवाह की दिशा समान है, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों की दिशाएं कैसी होंगी बच्चों? ये देखिए ऐसे और ये देखिए ऐसे। दो समांतर सीधे चालकों में धारा की प्रवाह की दिशा समान है, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों की दिशाएं कैसी होंगी? समान दिशा में, यादृच्छिक दिशा में, एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के विपरीत। अब क्या होगा बच्चों? ये ऐसे होगा इधर, और ये ऐसे होगा और इधर, मतलब बीच में अगर आप खड़े हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं क्या होंगी? एक दूसरे के विपरीत होंगी। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा। मजेदार बात है, केयरफुल रहिएगा, होशियार। सवाल नंबर 1847, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ये रहा सवाल नंबर 1848। जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है, निम्नलिखित में से क्या इस कार्य सिद्धांत पर काम करता है? टरबाइन, कूलर, मोटर, जनरेटर। जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे बच्चों, तो ये प्रिंसिपल मोटर का प्रिंसिपल है। किसका प्रिंसिपल है? ये मोटर का सिद्धांत है। मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? चुंबकीय क्षेत्र में एक ऐसे चालक को रखिए जिस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उस पर बल लगेगा, और बल लगेगा तो वो चालक गति करने की कोशिश करेगा। उसकी गति का इस्तेमाल करके हम लोग पंखा चलाते हैं, मोटर ऑन करते हैं, है ना। अगले सवाल पे ले चलें आपको। आइए सवाल नंबर 1849। एक धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न, एक धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न छड़ चुंबक के समान होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए। धारावाही वृत्ताकार पाश नहीं होता, अश्वनाल चुंबक नहीं होता, धारावाही सीधा तार नहीं होता। देखिए इस डायग्राम को गौर से देखें आप। ये आपके पास एक परिनालिका है, सॉलिनॉइड। अब इसमें आपने क्या किया है? विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। लीजिए, जब आपने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी बच्चों, तो कौन सी घटना घटेगी? यह जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी
वो कुछ इस तरह की होंगी और ये बार मैग्नेट या छड़ चुंबक के जैसा व्यवहार करेगा। सवाल नंबर 1849 के लिए ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके सामने 1850। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करें। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय दिक सूचक रखकर ज्ञात की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है ये। एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबकीय सुई उत्तर पूर्व दिशा में इंगित करती है। ये बात गलत है। ये उत्तर दक्षिण दिशा में इंगित करती है बच्चों, इसलिए इसको काट दीजिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के ध्रुवों के निकट सघन होती हैं, ये भी सही है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर सकते हैं, ये बात गलत है। तो कितने कथन सही मिले आपको? पहला और तीसरा, ए और सी। कहां पे है ए और सी बच्चों? ऑप्शन नंबर सी में मिल रहे हैं ये। ए और सी दोनों सही हैं। सवाल नंबर 1850 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। 25/8/2022 को पूछा गया तीसरी पारी का सवाल आरआरबी ग्रुप डी के लिए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और वो है 1851। एक साधारण चुंबक किसको आकर्षित नहीं करता है? लोहे को करता है बच्चों, स्टील को करता है, निकल को करता है, कांसा नहीं करता बच्चों ये। तो जो सिंपल सा आपके पास मैग्नेट होता है वो कांसे को अट्रैक्ट नहीं करेगा, बाकी लोहा, निकल और स्टील को करेगा। ठीक, अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। यह रहा अगला सवाल 1852। जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है। इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? तो मिस्टर ओरस्टेड साहब का ध्यान सबसे पहली बार गया था दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे इस बात की चर्चा की थी। ये जो साहब ओरस्टेड थे, इन्होंने ये कहा कि अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है तो उस वायर के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए बच्चों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है और वो ये है 1853। मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर इंगित करता है? उत्तर दक्षिण दिशा की ओर दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है और वो ये है, एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ठहरता है। आरआरबी एनटीपीसी 27 जनवरी 2021 का सवाल दोस्तों, शिफ्ट नंबर 2 स्टेज नंबर 1। अगला सवाल 1855 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की विमा। बहुत बढ़िया सवाल। चुंबकीय क्षेत्र की विमा बी बराबर क्या होता है बच्चों? बी इक्वल टू आप जानते हैं म्यू जीरो एन आई। अभी अभी बात हो रही थी हमारी आपकी। तो जो आप देख रहे हैं आई, आई मतलब क्या है आपके पास? एम्पियर, और म्यू जीरो लिखा हुआ है। तो म्यू जीरो और एन के बारे में क्या ख्याल है आपका? आप यहां से भी निकाल सकते हैं। फाई इक्वल टू होता है बच्चों बी ए, है ना? तो बी की और ए की दोनों की विमाओं को अगर आप मिला दें तो क्या मिलेगा आपको? आई एल। एल मतलब लेंथ बच्चों और आई मतलब एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर। 1856 निर्वात को माना जाता है अचुंबकीय सामग्री, प्रतिचुंबकीय सामग्री, अनुचुंबकीय, प्रतिबलित चुंबकीय सामग्री। निर्वात बच्चों अचुंबकीय सामग्री के रूप में जाना जाता है। अभी जेई का सवाल 14/12/2014 को ग्रीन पेपर के सेट में पूछा गया था। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है 1857। निम्न में से किस में स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? निकल में, लोहा में, एल्यूमिनियम में, चुंबकीय पत्थर में दोस्तों। तो एल्यूमिनियम में नहीं है बच्चों ये, निकल और लोहा और चुंबकीय पत्थर इन तीनों में पाया जाएगा। एल्यूमिनियम चुंबकीय पदार्थ नहीं है। आपके सामने अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है 1858। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? एक अस्थायी चुंबक है, इसकी क्षमता उसके पोल के बीच के साथ भिन्न होता है, ध्रुवीकरण नहीं किया सकता है, इसकी क्षमता को बदला जा सकता है। सवाल नंबर 1858, क्या टिक किया जाए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है, यह अस्थायी चुंबक है, सही बात है। इसकी क्षमता उसके पोल के बीच के साथ भिन्न होता है, ध्रुवीकरण नहीं किया सकता है, इसकी क्षमता को बदला जा सकता है। तो दोस्तों इसकी क्षमता को बदल सकते हैं, ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है। ध्रुवीकरण तो किया जा सकता है बच्चों, इसी को टिक मार दीजिए। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करें, यही गलत है, बाकी सब सही थे। अगला सवाल आपके सामने
स्क्रीन पर आ रहा है 1859। वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं? सवाल नंबर 1859। बड़े गौर से देखिएगा बच्चों, सवाल नंबर 1859 के लिए क्या करना है आपको? 1859 के लिए ऑप्शन नंबर फैराडे का नियम, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करें। सिविल लॉ, न्यूटन्स लॉ, कूलम्स लॉ, ये नहीं होगा दोस्तों। फैराडेज लॉ पे प्रिंसिपल पे काम करते हैं ये मेटल डिटेक्टर। एनटीपीसी के स्टेज पहले में 28/4/2016 को पूछा गया था ये सवाल। तीसरी पारी में अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन सवाल आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है बच्चों। सवाल नंबर 1860। 1860 के लिए क्या करिएगा? आइजैक न्यूटन नहीं है, कार्लो रूबिया नहीं है, शेल्डन ग्लासो नहीं है, जेम्स मैक्सवेल साहब हैं जिन्होंने प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में सिद्ध किया। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी का सवाल, अगला सवाल आपके सामने। उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्राहक आमतौर पर पश्चिम दिशा के सामने एक निश्चित दिशा में झुका हुआ प्रतीत होता है। पूरब दिशा में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में। सवाल नंबर 1861 दोस्तों। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्राहक कलेक्टर आमतौर पे दक्षिण दिशा की ओर झुकेगा। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 16/11/2018 को पहली पारी में पूछा गया था। एक चुंबक के आसपास की जगह के लिए शब्द क्या है जहां इसके प्रभाव का पता लगाया जा सकता है? एक चुंबक के आसपास की जगह के लिए शब्द क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल, बहुत आसान सवाल, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन, इसको गलत नहीं करना है आपको। दोस्तों अगला सवाल आपके सामने। निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है? पिंड का भार, रस्सी में तनाव, घर्षण बल, स्प्रिंग में विद्युत बल। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है? रस्सी में तनाव, पिंड का भार, घर्षण बल, स्प्रिंग में विद्युत बल। सवाल नंबर 1863, बड़े आराम से। तो दोस्तों जो पिंड का भार है उसमें विद्युत चुंबकीय बल नहीं होता है, उसमें द्रव्यमान होता है। अगला सवाल आपके सामने। पश्चिम की ओर से देखे जाने पर पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली धारा के साथ एक क्षैतिज विद्युत रेखा के नीचे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? दक्षिणावर्त, धारा के प्रवाह के समांतर, वामावर्त, धारा के प्रवाह के लंबवत। सवाल नंबर 1864। सवाल नंबर 1864 आराम से देखिएगा बच्चों। पश्चिम की ओर से देखे जाने पर पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली धारा के साथ एक क्षैतिज वैद्युत रेखा के नीचे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? वामावर्त होगी दोस्तों। सवाल नंबर 1864 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 17/9/2018 को पहली पारी में पूछा गया था। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में अंगूठा किस ओर दर्शाता है? अंगूठा दोस्तों चालक की गति की दिशा को दर्शाता है। फ्लक्स की दिशा बिल्कुल नहीं, प्रेरित ईएमएफ की दिशा बिल्कुल नहीं। चालक की गति की दिशा यदि तर्जनी उंगली फ्लक्स की लाइन के साथ हो, चालक की गति की दिशा यदि तर्जनी उंगली उत्पन्न ईएमएफ की दिशा की ओर हो, तो चालक की गति की दिशा ये वाला सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा। सवाल नंबर 1865 के लिए ऑप्शन नंबर सी। आरआरबी जूनियर इंजीनियर 14/12/2014 का सवाल ग्रीन पेपर का सेट था दोस्तों। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है? टेस्ला, कूलम्ब, वेबर, एम्पियर टर्न। तो दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स फाई को वेबर में नापा जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए। आरआरबी जेई का सवाल 14/12/2014 ग्रीन पेपर का सेट था ये। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है 67। वैद्युत चुंबक में मृदु लौह कोर होता है, स्टील कोर, निकल कोर, ताम्र कोर, नरम लोहे का कोर होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करें। अभी जेई का सवाल 1800 ये है 2014 में पूछा गया था। सेट नंबर 2 रेड पेपर का सेट था बच्चों 1868। चुंबकशीलता का उल्टा क्या होगा दोस्तों? बहुत बढ़िया सवाल। सवाल नंबर 1868 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसको दोस्तों चुंबकशीलता को कहते हैं म्यू जीरो या म्यू, इसका उल्टा होता है दोस्तों प्रतिष्ठंभ। सवाल नंबर 1868 का ऑप्शन नंबर सी। लोको पायलट और टेक्नीशियन 29 अगस्त 2018 को पूछा गया सवाल पहली पारी का। अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है 1869 और वो ये रहा।
कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष लंबवत होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा, 90 डिग्री। दोस्तों, ये सवाल नंबर 1869 रहा और इस वीडियो का ये आखिरी सवाल था। आपसे अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपने दोस्त संतोष कुमार शर्मा को दीजिए इजाजत। लेकिन आप एक काम जरूर करिएगा हमारे लिए, इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारी तरफ से गुजारिश है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आपका कमेंट हमारे लिए बहुमूल्य है। अगर आपको कोई भी बात कहनी हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं, आप अपनी बात रखें। आपके कमेंट्स हम पढ़ते हैं और उन पर रिएक्ट भी करते हैं। अगले वीडियो में आपको यह बात दिखाई भी देगी। अगला वीडियो जल्दी ही लेकर आऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स की ओर से आप सभी का दिन शुभ हो। आपको हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं।